A very warm welcome to the students of class 12th in the class of business studies. We are here on unit number 5, that is organizing. This is our lecture number 16. In our last lecture we have conducted organization structure, and in its parts we have also discussed functional organizational structure. So today we are going to discuss divisional organizational structure as well as its advantages and disadvantages. After this, we are going to discuss the difference between functional and divisional structure. Before we move for our today's topic, that is divisional structure, let me tell you what I have told you in functional structure. In functional structure, we have told you that in this we have various departments like HR department, finance department, marketing department, and other. These all departments are divided according to their functions which are performed in that. But today we are going to discuss the divisional structure. So what is the basic difference between the divisional and functional structure? See, when the organization is large in size and it is producing more than one type of a product, then activities related to one product are grouped under one डिपार्टमेंट. यानी एक जैसी एक कंपनी है, कोई भी एक ABC कंपनी ने जो अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया वो एक प्रोडक्ट के साथ किया, लेकिन धीरे धीरे उसके पास में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनने लगे. जैसे मैं लगा रही हूँ कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर. इसी तरीके से उसने अलग अलग तरीके की अलग अलग चेन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है, उन्होंने बिल्ड करने शुरू की. और इन लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स के बिल्ड होने की वजह से इन्होंने क्या किए, इन्हीं लाइन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बना दिए. एंड दीज ऑल डिपार्टमेंट्स हैव टू रिपोर्ट टू मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि कंपनी के एमडी को, टॉप मेंबर्स को. और ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अपने एक अलग जो डिपार्टमेंट है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड परचेजिंग, इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के भी कॉन्टैक्ट होंगे. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो एक्टिविटीज़ हैं किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन डिपार्टमेंट में, उसमें वही सारी एक्टिविटीज़ अकर होंगी जो उस डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी है. जैसे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही बातें होंगी, कॉस्मेटिक से रिलेटेड ही प्रोडक्ट्स बनेंगे. गारमेंट प्रोडक्ट अगर है, गारमेंट का अगर फैक्ट्री है, गारमेंट की अगर चेन लाइन की, प्रोडक्ट लाइन की हम बात करें, तो उसमें गारमेंट से रिलेटेड ही सारे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाएंगे और उसी से रिलेटेड सारे एक्टिविटीज़ अकर होंगे. As I have told you, in divisional structure we have already divided the departments according to their type of product which has been manufactured into it, and the sub departments in each of these department is human resource, marketing, resource and research and development and purchasing, जैसा कि हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर भी बनाए थे. सो इन डिपार्टमेंट्स के दोबारा रिपीटेशन से होगा क्या, देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेज विच कैन अकर जस्ट बिकॉज कि हम यहाँ पर डुप्लीकेशन ऑफ एक्शंस जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं. सी, ये चारों के चारों जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, दैट इज़ परचेजिंग, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये गारमेंट डिपार्टमेंट के लिए भी काम करेंगे, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के लिए भी काम करेंगे, फुटवेयर डिपार्टमेंट में भी काम करेंगे और स्किन केयर डिपार्टमेंट के लिए भी काम करेंगे. तो इसकी वजह से क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ एक्शंस हो सकता है, रिपीटेटिवली आपके एक्शंस जो हैं वो परफॉर्म हो सकते हैं, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी भी होता है. हमने डिविजनल स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, तो अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू नो कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है. सबसे पहले बात करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के सूटेबिलिटी के बारे में. सी, इट इज़ सूटेबल इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट्स. जैसा कि मैंने बताया, मानिए आप शैम्पू बना रहे हैं, फिर उसके बाद डेनिम भी बना रहे हैं, जीन्स भी बना रहे हैं, आप आटा वगैरह जैसे प्रोडक्ट्स, होममेड प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं. तो इसी तरीके से आपकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी वाइड स्प्रेड है, और इसी वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस जो हैं या फिर डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसी के अकॉर्डिंग, उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस तरीके की डिविजनल स्ट्रक्चर वाली ऑर्गेनाइजेशंस को अफोर्ड करते हैं.
नेक्स्ट अप इज कि जो ग्रोइंग कंपनीज़ है, ग्रोइंग कंपनीज इन द सेंस कि जिन कंपनीज़ में एक जैसे प्रोडक्ट के अलावा और बहुत सारे प्रोडक्ट लाइंस को वो ऐड करना चाहते हैं। यानी कि मेरे पास अभी तो एक प्रोडक्ट है जिसको मैं बना रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने प्रोडक्ट्स की लाइन को बढ़ाना चाहती हूँ। किसी एक प्रोडक्ट के अलावा मैं दूसरे, तीसरे, चौथे इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट्स की तरफ भी जाना चाहती हूँ। तो इसके लिए भी हमारी जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए तो बात करते हैं हमारे डिविजनल स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस के बारे में। सी सबसे पहला जो एडवांटेज है दैट इज़ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सी जैसा मैंने बताया कि हमारे पास में डिपार्टमेंट्स कैसे बनेंगे, कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर, इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट्स हम बनाने वाले हैं। और इसी की वजह से हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उसके अंदर भी क्या मिलेगी, स्पेशलाइजेशन बिल्ड करने मिल जाएगी। और जिसकी वजह से ओवरऑल जो डिपार्टमेंट है उसकी स्किल्स भी क्या हो जाएंगी, डेवलप्ड हो जाएंगी। और डिपार्टमेंटल के जो हेड्स हैं, यानी कि चाहे गारमेंट डिपार्टमेंट हेड हो, चाहे फुटवेयर हो, चाहे स्किन केयर हो, इन सब के भी अपनी अपनी स्किल्स क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। Next point in our advantages is it helps in fixation of authorities and responsibilities of departmental heads। से जैसा मैंने डिपार्टमेंट्स बनाया, कॉस्मेटिक, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर, इसी तरीके से इन डिपार्टमेंट्स की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करने का भी जो है, या डिपार्टमेंटल के जो हेड्स हैं उनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में भी हमें ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमें पता है कि हमें कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट जो है उससे कितना मार्जिन लेना है, उसके कितने प्रोडक्ट्स हमें मार्केट में लॉन्च करने हैं, गारमेंट जो फैक्ट्री है उसके हमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च करने हैं, फुटवेयर जो है हमारा उसका मार्केट में क्या शेयर चल रहा है, स्किन केयर जो है उसके लिए क्या रेंज हमें लेके आनी है मार्केट में। इसी तरीके से हम इनकी अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज फिक्स ईजिली कर पाएंगे। Next advantage of divisional structure is it provides a basis for assessing performances and results of each division। each division जैसे हमने बनाया, कॉस्मेटिक्स का डिवीजन बनाया एंड फुटवेयर का डिवीजन बनाया, तो हम मार्केट और इनकी अपने जो रिजल्ट्स आए हैं उसको असेस करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे लिए फ्यूचर में किस डिपार्टमेंट का स्कोप ज़्यादा है, किस डिपार्टमेंट से हमारे प्रॉफिट ज़्यादा हो सकते हैं, या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे लिए बेटरमेंट लेकर के आ सकता है, किस डिपार्टमेंट में हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वजह से ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स को अलग अलग तरीके से फ्रेम करने से हमें इनकी परफॉर्मेंसेस का भी आइडिया हो जाता है, और रिजल्ट्स जो हमें चाहिए थे वो मिले या नहीं मिले उसको भी असेस करने का हमें चांस मिल जाता है। नेक्स्ट एडवांटेज वी हैव इज इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यानी कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उससे हम किसी भी डिवीजन को, किसी भी एक पर्टिकुलर डिवीजन, जैसे चाहे हमने वो कॉस्मेटिक किया हो, चाहे हमने वो फुटवेयर का किया हो, चाहे हमने वो क्लोथिंग का किया हो, इन किसी भी डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली इफेक्ट किए बगैर हमको एक सेपरेट डिपार्टमेंट या सेपरेट सेक्शंस भी, इसमें कितने भी सेपरेट सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स का डिपार्टमेंट मेरे पास ऑलरेडी रनिंग है, मैंने इसके साथ ही साथ फुटवेयर का डिपार्टमेंट भी ऐड कर लिया, तो मुझे इस डिपार्टमेंट में कोई भी एक्टिविटीज़ इनकर करने की ज़रूरत नहीं, यानी कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में मुझे कुछ भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं, और मैं अपने फुटवेयर डिपार्टमेंट को सेपरेटली अलग से ले जा करके कहीं किसी एरिया में या किसी अलग से बिल्डिंग में मैं इसको स्टार्ट कर सकती हूँ, जिसके लिए ना तो मुझे कॉस्मेटिक्स डिपार्टमेंट में से किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, ना ही मुझे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके से मेंटल या फाइनेंशियली सफरिंग्स देनी पड़ेगी। मैं अपने फुटवेयर डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली अलग से सेटअप कर सकती हूँ। और इसी वजह से ये जो डिपार्टमेंट है, ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है दैट इज़ डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, जहाँ पर एक से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग बिल्ड करते हैं। हर एक पार्ट के जब एडवांटेजेस होंगी तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगी। तो बात कर लेते हैं चलिए डिविजनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज आएगा वो आएगा कॉन्फ्लिक्ट। किसके बीच में? जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो डिविजन्स आपने बनाए हैं, चाहे वो आपका कॉस्मेटिक है, चाहे वो आपका फुटवेयर है, चाहे वो आपका क्लोथिंग है, इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो जाएंगे? कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्स के एलोकेशन के लिए इन्हें भी फाइनेंस चाहिए, इन्हें भी फाइनेंस चाहिए, इनको भी फाइनेंस चाहिए, इन्हें भी मशीनरीज़ के लिए पैसे चाहिए, इनको भी मशीनरीज़ के लिए पैसे चाहिए, और इनको भी मशीनरीज़ के लिए पैसे चाहिए। लेकिन ये पैसे इन सबको प्रोवाइड कौन करेगा? वही सेम डिपार्टमेंट्स, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो वो इसी वजह से इनके बीच में क्लैशेस, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अराइज होंगे।
सेकेंडली इट मे लीड्स टू इंक्रीज इन कोस्ट, कोस्ट का इंक्रीज हो जाता है। क्यों? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके अंदर जो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है वो अकर हो सकती है। क्यों अकर हो सकती है? क्योंकि इनके जो सब डिपार्टमेंट्स हैं, दैट इज़ HR डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड अदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं ये सेम बेसिकली सबके लिए एक ही बार सेटअप किए जाएंगे। और ये जो डिपार्टमेंट्स हैं हर डिपार्टमेंट को चैनलाइज करते हैं, हर डिपार्टमेंट को सुपर इंस्ट्रक्शंस लीड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, हर डिपार्टमेंट में से कुछ एक्शंस जो हैं वो डुप्लीकेशन में परफॉर्म हो सकते हैं। Last point we have is it provides managers with the authority to supervise all activities related to the particular division। जो भी मैनेजर होगा ना एक डिपार्टमेंट का, चाहे वो कॉस्मेटिक का हो, फुटवेयर का हो या क्लोथिंग का हो, उसके पास में सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ आ जाएंगी, जिसकी वजह से वो ओवरबर्डनड हो जाएगा। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी अथॉरिटीज़ उसके पास आने की वजह से उसके लिए टास्क बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से शायद वो राइट टाइम पर डिसीजंस ना भी ले पाए या अंडर प्रेशर परफॉर्म करे, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंसेस का जो आउटकम आना चाहिए, जो रिजल्टेंट आना चाहिए, वो एक्चुअली हमें अचीव नहीं हो पाता है। आते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, जो है कंपैरिजन बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। सी, इसके लिए मैंने बेसिस लिए हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ फॉर्मेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन जो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन होता है, जैसे HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारे अलग अलग फंक्शंस जो कंपनी में परफॉर्म होते हैं, इसके बेसिस पर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है उसका बेसिस होता है उसका प्रोडक्ट लाइन, यानी कि जैसे फुटवेयर, कॉस्मेटिक्स या फिर आपके डेनिम या आपके क्लोथिंग, इस तरीके से। नेक्स्ट इज स्पेशलाइजेशन। इसमें जो स्पेशलाइजेशन है अलग अलग फंक्शन वाइज, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट हुआ, HR डिपार्टमेंट हुआ, इसके अकॉर्डिंगली इनके फंक्शंस जो हैं उसमें वो स्पेशलाइज होते हैं। जबकि इसमें प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज होते हैं, यानी कि फुटवेयर मार्केटिंग, फुटवेयर हो गया, क्लोथिंग हो गया, इन सब प्रोडक्ट्स में वो लोग स्पेशलाइज होते हैं। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि HR डिपार्टमेंट वाला जो है वो ब्लेम किसको कर देंगे, नीचे के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो किसे ब्लेम कर देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। इसी वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना यहाँ पर डिफ़िकल्ट होता है। जबकि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना ईजी होता है। क्यों? क्योंकि हर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं, जो कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर हमने फिक्स किए हुए हैं, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अपने अपने डिपार्टमेंट्स को हैंडल करना। ये जो डिपार्टमेंट है दैट इज़ फंक्शनल डिपार्टमेंट, फंक्शनल डिविजन्स के अंडर जो कॉस्ट है वो कम लगती है, क्योंकि इसमें डुप्लीकेशन ऑफ एक्शंस नहीं होते हैं। जबकि यहाँ डुप्लीकेशन ऑफ एक्शंस परफॉर्म होते हैं, इसी वजह से डिविजनल स्ट्रक्चर हमारा हाई कॉस्ट करता है। कोऑर्डिनेशन जो है यहाँ पर फॉर्म होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जो मल्टीपल आपके फंक्शंस हैं वो यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, और इसी वजह से ये आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं होता है। जबकि यहाँ ईजी कोऑर्डिनेशन जो है इनके बीच में होता है, अलग अलग डिविजन्स के बीच में। क्यों? क्योंकि हर डिवीजन का अपना अपना टास्क है, और जिसके चलते इनके लिए बहुत ही ईजी है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें या ना करें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट इज़ मैनेजरियल डिवीजन, यानी कि मैनेजमेंट का जो डेवलपमेंट है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो HR है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, उन सबको किसे रिपोर्ट करना पड़ेगा? टॉप मैनेजमेंट को। जबकि इनके लिए ईजी है। क्यों? क्योंकि इन्हें किसी को रिपोर्ट नहीं करना है, ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स के हेड को ही रिपोर्ट करेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली कहाँ रिपोर्ट करेंगे? टॉप मैनेजमेंट को। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। आज के दिन में हमने कवर किया हमारा टॉपिक जो कि था डिविजनल स्ट्रक्चर, उसकी एडवांटेज